दिस इज आरिफ मोहम्मद अगेन तुम्हारे सामने, और आज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझेंगे। देखिए ये डेटा बड़े कमाल का बता रहा हूं, अरे यार बड़ा शोर हो रहा है। तो यहां ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझा रहा हूं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को आप कैसे समझेंगे, और पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी स्पेशली किसकी बात चल रही है। समय देख लेते हैं कितना, चलो 12:25, 1 घंटे का लेक्चर जाएगा ये, मतलब मुझे उम्मीद है इतना ही लगता है। तो 1 घंटे तक जरा दाएं बाएं के डिस्ट्रैक्शंस हटा के बैठ जाना, क्योंकि बड़े कमाल की चीजें निकाल के दूंगा मैं यहां से आप लोगों को, और जो डायरेक्टली फ्रेम होगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर। डायरेक्टली फ्रेम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल। तो ध्यान से कमर कस लीजिए, कमर सॉरी कसिए मत, ढीली कर लीजिए आराम से। पैंट वैंट पहन के मत बैठना, बहुत टाइट होती है। लोअर पहन के आराम से बैठिए, सामने अपने जो है वो नोटबुक रखिए और एनसीईआरटी का ये पेपर रखिए। तरीके से इज्जत करिए अपनी, रिस्पेक्ट योरसेल्फ जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं। और अगर ये आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। अब समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। इसने बोला कि सर सबसे पहले आप ये समझाइए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो आपने लिखा, चलिए समझ में आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम मेनली कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होनी चाहिए। भाई ये भी तो है, सिर्फ ये थोड़ी बोलोगे कि ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रही है ये भी तो बताइए। इसको भी तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, इसने बोला कि ब्लड जो है एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो मुझे मीडियम क्या रखना पड़ा? अगेन आप बोलोगे सर ब्लड ही तो है, तो ब्लड के ही थ्रू मुझे ऑक्सीजन को भी लेके जाना है, ब्लड के ही थ्रू मुझे CO2 को भी लेके जाना है। पर अब पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। मैंने ये बोला इसको लेके किसकी मदद से जाएंगे, आपने बोला सर ब्लड की मदद से ले चलते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा डेटा है। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि आप लोगों का अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो पहला आप क्या बोलोगे सर, O2 का होना है, दूसरा बताइए सर CO2 का भी होना है। तो अब मुझे आपको यह पूछना था कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड से, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड से, लेकिन कितना कितना समझने की कोशिश करें। तो देखो ध्यान से देखना, दरअसल O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू कितना है, ध्यान से देखना। इसने कहा 97% जो O2 जाएगी वो आरबीसी की मदद से जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 97% किसकी मदद से लेके जाओगे, आरबीसी। अच्छा आरबीसी में किसकी मदद से, देखो आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है आप लोगों का, हम उसकी मदद से लेके जाएंगे। तो फिर बची हुई 3% किसकी मदद से, भाई ये भी तो लिखा हुआ है। तो देखो बची हुई जो जाएगी वो प्लाज्मा की मदद से जाएगी। तो अब मुझे बताओ प्लाज्मा क्या चीज होती है। तो आप बोलोगे सर ऐसा समझते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके सामने एक ब्लड वेसल दिखाता हूं मैं, ये देखो ध्यान से, ये आ गई आपके सामने ब्लड वेसल। अब बताओ इस ब्लड वेसल के अंदर ये क्या चीज हुई, तो आपने बोला सर ये तो आपने आरबीसी बना दी फिर से। तो देखो अब ये जो आरबीसी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक रेड कलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट मिलेगा और उसका नाम क्या है, देखो हीमोग्लोबिन। अब बताओ ये बची हुई चीज क्या है, ये वाली, ये बची हुई चीज क्या है। तो आप बोलोगे सर ये ब्लड वेसल के अंदर जो बची हुई चीज है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरबीसी की मदद से कितना, जल्दी बोलो। आपने बोला सर आरबीसी की मदद से कितना, मैं कहां लिखूं यार, एक तो जगह नहीं बचती है, कमाल है। तो आरबीसी की मदद से कितना, तो आपने बोला सर 97%। बहुत ध्यान से देखो, आरबीसी की मदद से कितना, 97%। अब बचा प्लाज्मा। अब बताओ प्लाज्मा की मदद से कितना, तो बोला सर रिमेनिंग 3%। और ये देखो ये आ गया प्लाज्मा। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। तो आरबीसी की मदद से कितना लेके जाओगे, 97%, और प्लाज्मा की मदद से कितना लेके जाओगे, 3%। ये बात मोटी मोटी अब आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको समझा रहा हूं, अब CO2 की बात समझते हैं। तो चल भाई CO2 पे भी यही कर, ये देखो CO2 पे भी थोड़ा आगे बढ़ा ले, यहां बना ले, ये देखो। अब CO2 पे भी मैं ये बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये आ गया CO2 के लिए। अब बताओ CO2 कैसे कैसे जाएगी, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। CO2 जो है वो 3 मेथड से जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। समझ गए? मुझे आप ये बताइए कि ऑक्सीजन जाएगी कहां से कहां तक, पहले ये भी तो पता हो, पता चला यही नहीं पता है तुमको। तो दरअसल ये जाएगी लंग्स टू
टिश्यू, यानी कि लंग्स से शुरू करिए और टिश्यू तक जाइए। समझ आई बात या नहीं आई? लंग्स से शुरू करिए और टिश्यू तक जाइए, ये है O2 का ट्रांसपोर्टेशन। आया समझ में? लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बताइए कहां से कहां, तो CO2 पहले ये बताओ बन कहां रही है, तो क्या आंसर करोगे आप? तो आप बोलोगे सर टिश्यू पे बन रही है, तो टिश्यू से लेके जानी है और लंग्स तक लेके जानी है। तो इसका मतलब ये कहां जाएगी? तो आपने बोला सर ये CO2 की बात हो रही है, तो टिश्यू 2 और टिश्यू 2 मैंने क्या बोला? देखिए लंग्स, हम टिश्यू से लेके चलेंगे और लंग्स तक लेके चलेंगे। अब सवाल आया कि आप CO2 को कितने पार्ट से लेके जाएंगे या कितने हिस्सों में लेके जाएंगे? मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। दरअसल CO2 को ले जाने के लिए पहला डेटा है आपके सामने कि सर 70% जाएगी। अब सवाल ये आया सर 70% कैसे जाएगी? बहुत ध्यान से समझना। 70% जाएगी कार्बोनेट आयन, या वैसे कहीं ना लिखा होगा, देखो कहां गया बाई कार्बोनेट आयन, लिखा है, ये लिखा है, देखिए 70% बाई कार्बोनेट आयन। तो मुझे यहीं पे लिख देना है थोड़ा सा ये छोटा करके कि 70% मैं कैसे लेके जा रहा हूं? बाई कार्बोनेट आयन। ये देखिए ध्यान से। अब बाई कार्बोनेट आयन क्या होता है? बहुत ध्यान से समझो। बाई कार्बोनेट आयन है HCO3 निगेटिव। तो 70% कैसे चली गई बाई कार्बोनेट आयन से? CO2 की बात हो रही है। अब बताओ आप जरा, 70% ऐसे गई, तो अब बताइए मुझे फिर आपकी 20 से 25% कैसे गई, ये भी बताइए। तो 20 से 25% जो जाएगी वो देखो कैसे जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। वो जाएगी डिसॉल्व स्टेट, सॉरी वो जाएगी आरबीसी की मदद से। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये जाएगी आरबीसी की मदद से, समझ गए? अब बचता है कितना? 7% के आसपास। तो ये देखिए दिस विल बी अ 7%। अब बताओ 7% किसकी मदद से जाएगी? मैं फिर से बता रहा हूं, ये जाएगी प्लाज्मा के थ्रू। तो कुछ समझ में आया या नहीं आया? पहले चेक करो क्या क्या वर्ड बोल दिए हैं। मैंने यहां पर कितनी चीजें आपके सामने लिख दी हैं। स्क्रीनशॉट मत खींचना इसका, तुम लोग चुपचाप से इसको नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, समझ गए? तो यहां पर O2 का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको CO2 का भी बता दिया है, आराम से मैंने आपको ये चीज समझा दी। 70% बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3 से जाएगा। इसका मतलब मैं बहुत जल्दी आपको HCO3 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। जब HCO3 के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि HCO3 का कहां कहां यूज हुआ। खैर दूसरी बात देखिए, 20 से 25% आप कैसे लेके जाएंगे? सर आरबीसी की मदद से। और 7% आप कैसे लेके जाएंगे? प्लाज्मा की मदद से। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये रही आपकी आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे भी जाएगी चिपक के CO2, और प्लाज्मा में भी जाएगी चिपक के, और इसके थ्रू भी जाएगी। तो तीन चीजें मैंने आपको यहां पर मोटी मोटी समझा दी हैं। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी देख ले, देखो एनसीईआरटी देखना, बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी बहुत कमाल की चीजें हैं। इसने बोला कि O2 और CO2 about 97% O2 is transported by RBC in the blood, और कह रहा है रिमेनिंग 3% जो O2 जाएगी, देखो 3% O2 कैसे जाएगी? इसने कहा कैरीड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के थ्रू जाएगी और डिसॉल्व स्टेट में जाएगी। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे देखना ध्यान से। अब ये CO2 पे आ गया। अब ये कह रहा है 20 से 25% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे हम आरबीसी से। ये देखो मैंने क्या लिखा, 20 से 25% कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे आरबीसी से, मैंने लिख दिया। और सेम टाइम पे ये कह रहा था लगभग 70% में लेके जाऊंगा बाइकार्बोनेट से, मैंने ये लिख दिया 70% बाइकार्बोनेट से। और कह रहा है जो बची 7% आप उसको ले जाइए डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, वो मैंने ये लिख दिया 7% से जाएगी प्लाज्मा से। मुझे लगता है कि मैंने इस पैराग्राफ को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है तुम लोगों के सामने। कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कि इसमें बची जो तुम्हें समझ में नहीं आई। पूरी उम्मीद है अगर आपने थोड़ा सा भी ये चैप्टर पहले कभी पढ़ा हो तो आपको ये बात बहुत बेहतर समझ में आ जाएगी। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब जरा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ, ये क्या हुआ? आगे की तरफ मूव नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है, तो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो मैंने यहां पर ये चीजें लिख के बता दी, 7% थ्रू प्लाज्मा, और ये देखो ये खाली पेपर आ गया, वही बात है। और अब यहां चलते हैं। अब इसने बोला है कि सर पहले आपको मैं क्या पढ़ाऊं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाऊं, है ना? और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बाद में फिर मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाऊं, यही तो होगा। लेकिन एक बात बोलूं आप लोगों से, मैं अगर आप मान जाएं तो, मैं वैसे तो आदत में नहीं हूं कि मैं चीजों को तोड़ मोड़ के पढ़ाऊं, पहले इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप एक बार उल्टा करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाऊं, क्या सोचते हो? बताओ जल्दी। क्या पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर लें? थोड़ी देर बात कर लें। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक चीज आपको समझ में आएगी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आरिफ सर ने पहले क्यों बताया।
पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मैंने क्यों बताया, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं पहले, या आप अगर ध्यान से समझ पाए तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 भी पहले पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, पर मैं आदत में हूं कि मैं पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो मैं पहले ऑक्सीजन ही पढ़ा देता हूं, है ना। चले अच्छा चलो सीधे सीधे कर लेते हैं यार, तुम लोग भी बोलोगे कहां सर उल्टा सीधा लेके भाग रहे हो, कोई बात नहीं, चलो आओ तो पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। तो मुझे यहां पर एक नया पेपर चाहिए होगा, आइए नया पेपर उठाते हैं। अब मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंप्लीटली आपके सामने डिक्टेट कर रहा हूं, बिल्कुल नजर मत झपकना, ढंग से इसको समझ लेना। देखो बड़े कमाल का डेटा है, इसने पहली ही लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बोली है, और देखो ध्यान से, कलर मैं उठाता हूं यहां पर फिलहाल रेड, अच्छे से दिखाई पड़ेगा रेड। चलिए तो अब ध्यान से देखते हैं, मैंने बोला कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां क्या लिखा है, ये कह रहा है सर हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो पहले ये पॉइंट समझिए कि इसने ये क्या बोला है। पहले मैं आपको जरा हीमोग्लोबिन के बारे में तो सारा बता दूं, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हेडिंग डालो फटाफट से तुम लोग हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसको पढ़े बगैर तुम लोग ना पढ़ पाओगे। हीमोग्लोबिन को पढ़े बगैर तुम लोगों के बस का नहीं है कि तुम क्या पढ़ पाओ, तुम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ पाओ, नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो इसलिए पहले ध्यान से समझिए हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, और हीमोग्लोबिन को समझाने के लिए मुझे आपके साथ में बड़े जंत्र करने पड़ेंगे भाई साहब, बड़ा खेल है इसके अंदर। आइए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो आप बोलोगे सर ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है क्या, एक प्रोटीन है। अब वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले मैंने क्या लिखा सर, हीम और हीमो, और दूसरा वर्ड क्या है देखो ग्लोबिन, है ना। मैंने सेम चीज दोबारा लिख दी। अब देखो मैं ध्यान से क्या समझा रहा हूं, ये है हीम और ये है ग्लोबिन। देखो हीम पार्ट जो है ये एक पिगमेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, हीम पार्ट जो है दैट इज अ पिगमेंट, और जो ग्लोबिन पार्ट है ये प्रोटीन है। और अगर ये प्रोटीन है तो फिर आप अच्छे से जानते हैं कि सर फिर तो इसमें अमीनो एसिड की चेन ये वो एंड ऑल सब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल दिखेगा आप लोगों को। तो अब ध्यान से सुनिए कि हुआ क्या है। पहले मैं आपको प्रोटीन बताता हूं। देखो इसके अंदर टोटल प्रोटीन की चेन कितनी है, और ये भी समझ लेना तो चेन कौन से कंडीशन में है, टर्शियरी प्रोटीन्स हैं, 4 चेन आपस में एक साथ जुड़ी हैं तो क्वाटरनरी प्रोटीन बनेगा। अगर आपने बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अब मैं दिखाता हूं, देखो चेन कितनी है, ध्यान से सुनना। पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा, फिर है बीटा और फिर है अल्फा। इसका मतलब 2 अल्फा हैं और 2 बीटा हैं, समझते रहना। अब मैं इन चेन्स को बना रहा हूं। तो देखो एक चेन ये आ गई, कुछ ऐसे करके आपने बना दी सर, एक चेन ये बना दी आपने, तो ये आ गई चेन। फिर एक चेन मान लो मैंने ऐसे करके सामने बना दी, ये आ गई दूसरी चेन। फिर एक चेन मैंने आपके सामने ऐसे करके बना दी, दैट विल बी अ थर्ड चेन। और एक चेन मैंने आपके सामने ये बना दी एंड दैट विल बी अ फोर्थ चेन। तो टोटल कितनी चेन्स आ गई बाबा, बोलो जल्दी। आप बोलोगे सर 4 चेन आ चुकी हैं, है ना, 4 चेन आ चुकी है। भाई साहब ये कितनी गंदी चेन बनाई है मैंने, तो थोड़ा सुंदरता के साथ बनाऊं। सुनिए सुनिए सुनिए, तो देखो ऐसे बना लेते हैं सर, एक चेन ऐसे आ गई और एक चेन आप सामने रख दीजिए, एक चेन आप ऐसे रख दीजिए और एक चेन आप ऐसे रख दीजिए, मतलब इतनी रख दीजिए। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि ये 4 चेन आ गई। अब बताओ ये 4 चेन कौन कौन सी है सर, पहली अल्फा, इसके ठीक सामने वाली बीटा, फिर ये वाली बीटा और इसके ठीक सामने वाली अल्फा। आप यही पैटर्न फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है। और ये 4 की 4 चेन आपस में अमलगमेटेड टुगेदर बाय द अनदर बॉन्ड्स। ये बाकी सारे बॉन्ड्स अब कौन कौन से बॉन्ड है यार, अभी इनको छोड़ो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के काम के हैं नहीं। CSIR नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, नीट पढ़ रहे हो आप। सुनो ध्यान से। अब आता है कि सर पिगमेंट किसे कहते हैं। तो देखो पिगमेंट क्या है, एक हीम है, और ये हीम पिगमेंट मैं आपको ऐसे करके बना, ऐसे मुझे ठीक से बनाना चाहिए। ये हीम पिगमेंट आपको ऐसे करके मिलेगा और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बीच में हीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डू यू नो ये चीज क्या है, बहुत ध्यान से देखना। ये चीज है सर आयरन, और आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। पता नहीं आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे या नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख तो रहा है। सो दिस इज व्हाट द आयरन। अब ध्यान से सुनिए, मैं अब इसके अंदर क्या डाल रहा हूं सर, आप ये डाल रहे हैं, सर आप ये डाल रहे हैं। अब बताओ ये क्या है, आपने बोला सर ये आयरन है, आयरन नहीं सॉरी हीम। और हीम के अंदर बताओ जल्दी क्या है, तो आपने बोला सर हीम के अंदर है आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज, आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज, आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज, आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज। अब आयरन को आई मत लिख देना यार तुम लोग, आई आयोडीन होता है, आयरन को Fe से दिखाते हैं, पेरियोडिक टेबल पढ़ लो थोड़ी सी जाके। और एक चीज और समझो, देखो कितना मैं वाइड डाइवर्सिटी पे बात कर रहा हूं आप लोगों से, ताकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा के नहीं, मैं आपको चैप्टर शर्त के साथ कह रहा हूं, सिखा के जाऊंगा। तो ध्यान से देख लेना। कई बार क्या होता है कि तुम लोग हीमोग्लोबिन को एंजाइम बोल डालते हो, भाई एंजाइम नहीं है, ये कैरिंग प्रोटीन है।
ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश करिए। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये क्या मिला, तो आपने बोला सर हीम के अंदर आपको क्या मिलेगा, आयरन। बहुत ध्यान से देखो, कलर चेंज करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े आप लोगों को, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन। और आयरन पर जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये कौन सी स्टेट में है बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर ये है फेरस स्टेट में, आयरन फेरस में है। और एक चीज और मैं आपको समझा दे रहा हूं, आयरन फेरस में है, इसे फेरिक में मत कन्वर्ट कर देना तुम लोग। अगर आपने इसको आयरन को 3 पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये ऑक्सी क्या बोलेंगे उसे, मतलब आयरन जो है फेरिक कंडीशन में चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करें, दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ गए। तो अब आपने क्या बोला कि ये चीज जो आ गई आपकी फेरस स्टेट में आ गई है। तो अब क्लियर हुआ, हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, 4 प्रोटीन है, पिगमेंट के अंदर क्या है, आयरन। आयरन फेरस स्टेट में है और मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब सुनो, अरे यार, हाँ अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी कब तक है डेडलाइन बताइए, पेपर कब होना है। प्लीज प्लीज, तो आप उनसे करा दीजिए। एक्चुअली वो जो टीचर का नाम आप लिए ना, वो अभी थोड़ा मतलब सस्पेंसफुल है उनका, तो इसलिए नहीं देख पाए हैं वो। तो आप एक काम करिए, आप अपने बिहाफ पे करा लीजिए प्लीज एक बार, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां आ गया फेरस। अब बहुत ध्यान से सुनना, दरअसल होता क्या है कि इस कंडीशन में, अब आप ये मुझसे पूछेंगे सर अब मुद्दे की बात पे आइए, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। दरअसल इस एक आयरन से अटैच हो सकता है एक ऑक्सीजन, इस वाले से अटैच हो सकता है एक ऑक्सीजन, इस वाले से अटैच हो सकता है एक ऑक्सीजन, और इस वाले से अटैच हो सकता है एक ऑक्सीजन। तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 चेन से लग गए। और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल में टोटल कितनी चेन, तो आप बोलोगे सर एक, सॉरी 4 चेन। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कंटेन 4 प्रोटीन चेन। तो पहली बात आप ये नोट करो, पहली बात आप ये नोट करो। यहां पे मैं नोट लिख रहा हूं, देखो नोट समझो पहले, बहुत ध्यान से ये नोट समझो मैं क्या लिख रहा हूं। तो मैंने बोला HB कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पहली बात ये देखिए, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, नोट्स बना लेना बहुत ढंग से। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं प्रोटीन की चेन को। क्लियर हो गया, ठीक है। 1, तो अब आप देखिए कि 4 मॉलिक्यूल, 4 मतलब HB कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ध्यान से समझना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB मतलब हीमोग्लोबिन कैन बाइंड, ध्यान से देख लो, कैन बाइंड कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने O2 क्यों लिखा, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक, मैं O की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, O2। और ये O2 जो जुड़ी है ना, ये O2 ही रहेगी। आप इसे O से O3 में या O1 में या आयनिक में कन्वर्ट मत करा देना। आपके लंग्स को, आपकी सेल्स को हमेशा कौन सी ऑक्सीजन चाहिए होती है, आंसर विल बी सर O2 ही चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए। तो हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीजनेशन। तो ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन के साथ में अगर मैं किसको जोड़ दूं, ऑक्सीजन को जोड़ दूं, या वो बाइंड हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन आपने करा दिया तो फिर आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर नहीं रह जाएगी, वो आयनिक में बदल जाएगी, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आपकी सेल उसको कंज्यूम ही नहीं करेगी। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो देखिए ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देखो सब चीजें क्यों लिखनी पड़ रही हैं, बाइंडिंग ऑफ O2 और किसके साथ, देखो विद HB, और मैंने क्या बोला, इज कॉल्ड, और हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्रोसेस का नाम बोलिए दादा, प्रोसेस का नाम बोलिए। तो आप बोलेंगे सर दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीजिनेशन, इसे हम ऑक्सीजिनेशन कहेंगे। गलती मत करना, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नहीं है। अब बताओ मुझे, क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई आपकी, बताओ, इतनी बात बता दो पहले मुझे, या ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने इसको ऑक्सीडेशन बोला हुआ है,
ओ सॉरी सॉरी, ऑक्सीजनेशन बोला हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं बोला है। आई होप इट्स फाइन। तो अब आपको बात समझ में आ गई सर, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ये मैंने हीमोग्लोबिन की सारी कहानी तुम लोगों को समझा दी है, क्लियर हो गया। अभी मैं आपसे मेथ हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जिसको हम मैथमोग्लोबिन भी बोल देते हैं समटाइम्स। क्यों? क्योंकि अभी नीड नहीं है, बता दूंगा आपके चल के आगे, अभी परेशान मत होइए। मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं जरा आपको पीछे की एनसीईआरटी एक बार बढ़ा दूं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ठहर जाओ और एक लाइन इसकी और पढ़ लो, देखो मजा आएगा तुमको। क्या कह रहा है? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो अब ध्यान से देख लीजिए कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं? आपने बोला सर 4। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो मैं बता रहा हूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। चलो यहां से बताइए। तो ये अगेन आप लोगों के सामने एक नोट पॉइंट है, तो जरा मुझे बताइए क्या कहेंगे आप। तो आप बोलोगे सर Hb, और Hb के साथ में क्या जोड़ना है सर? आपको O2 जोड़ना है। तो बताइए क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ क्या बन जाएगा। आप बोलोगे सर यहां बन जाएगा HbO2। अब ये HbO2 का नाम बताओ क्या है? आप क्या बोलेंगे सर? इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। देख पाए आप लोग, Hb और O2 को जोड़ दूंगा मैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ना, ये कैसा बना है? रिवर्सिबल मैनर में है। ध्यान से समझिए, ये रिवर्सिबल मैनर में है। रिवर्सिबल मतलब, जल्दी बोलो, रिवर्सिबल मतलब कि अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन रही तो ये HbO2 जो है वो वापस डिसएसोसिएट हो जाएगा किस में? Hb में और O2 में। कुछ आई समझ में बात या नहीं आई? तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HbO2 जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और अब ये कह रहा है कि इसका जो बाइंडिंग है ये कहां होती है। तो आप समझ लीजिए, मैं इसकी लोकेशन बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की लोकेशन बताइए। तो आप बोलोगे सर लोकेशन है एल्वियोलाई। लोकेशन है एल्वियोलाई। ये देखिए, ये लोकेशन मैंने आपको एल्वियोलाई दे दी। एल्वियोलाई समझ गए? आपके लंग्स की एल्वियोलाई पे क्या बनता है? एल्वियोलाई में नहीं कह रहा हूं यार, एल्वियोलाई लोकेशन दे रहा हूं मैं, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारे क्या होंगे आप लोगों के पास में? ब्लड वेसल। वहां पर आपका ब्लड के अंदर क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने लोकेशन कही है, मैं ये नहीं कह रहा कि एल्वियोलाई के अंदर ब्लड घुस जाएगा। ब्लड एल्वियोलाई में नहीं घुसता है, ब्लड जो है उसकी वेसल एल्वियोलाई के करीब से गुजरती है। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से निकल के कहां चली जाएगी? ब्लड में। और ब्लड में क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लोकेशन पूछ रहा था मैं आपसे, लोकेशन बताइए। तो लोकेशन शुड बी कि सर आप लंग्स की बात कर रहे थे। अब क्लियर है या नहीं है? अब मुझे बताओ ये रिवर्सिबल मैनर में कब टूटेगा? अब भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, लेकिन सवाल ये है अभी रिवर्स कब होगा? तो आप बोलोगे सर टिश्यू पे, क्योंकि टिश्यू पे जाके आपको ऑक्सीजन को अनलोड करना है। तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस किस में टूट जाएगा? Hb में और O2 में। अब O2 चली जाएगी टिश्यू को और Hb वहीं रुक जाएगा। ये फिर आपके लंग्स में आएगा, फिर O2 को लोड करेगा, फिर लेके आ जाएगा, फिर O2 को छोड़ देगा, फिर लंग्स में जाएगा, O2 को लोड करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूं? देखो ध्यान से देख लीजिएगा, दीज आर द थिंग्स जो कि होने वाली हैं। अब बहुत ध्यान से फिर मेरी एक बात को ध्यान से समझिए, मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूं। आगे नहीं जाना है, सॉरी, पीछे की तरफ जाना है, अभी तो बहुत कुछ है। ध्यान से देखो। अब आप मुझे ये बताइए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद किसके? हीमोग्लोबिन के साथ में प्राइमरली रिलेटेड किससे है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने में बड़ा एक रोल प्ले करेंगी? इसका मतलब अगर वो चीजें उदाएं बाएं हो गई तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ेगा आपकी ऑक्सीजन से। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो आपने बोला सर मैं कुछ फैक्टर आपको बता दे रहा हूं। देखिए फैक्टर समझिए। नंबर 1, पहला बोला सर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा समझिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा सर हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं बच्चा? दैट विल बी H पॉजिटिव। और क्या? और कह रहे हैं सर टेम्परेचर। अरे पॉइंट 4 ही तो हैं, 4 ही पकड़ के चलो। तो मुझे बताइए फेवरेबल कंटेंट बताओ जल्दी से। फेवरेबल फैक्टर फॉर किसके लिए? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। फेवरेबल फैक्टर बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। चलो बताओ जल्दी क्या क्या होंगे? 1, मैंने 4 ही बोले हैं, 2, 3 और ये आ गए 4। पहले फेवरेबल कंटेंट बताइए क्या क्या है? फेवरेबल कंटेंट बताइए क्या क्या है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना देंगे? बहुत डेप्थ में और अपनी पीक पे चल रहा है लेक्चर, नजर मत झपकना थोड़ी देर के लिए, समझ लेना मैं क्या समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने बोला सर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखो
पिछले वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये बता चुका था कि पार्शियल प्रेशर को हम लोग P से दिखा देंगे सिंपल। अगर ऑक्सीजन का दिखाना है तो PO2 बोल दो, और CO2 का दिखाना है तो PCO2 बोल दो। समझ गए? तो मैंने यहाँ क्या देखा, PO2। दूसरा बताइए तो आप बोलोगे सर PCO2। तीसरा बताइए सर H पॉजिटिव आयन, और चौथा बताइए सर टेम्परेचर। लेकिन कितना कितना ये भी तो समझना है। तो अब मुझे बताइए लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने? बताओ आप मुझे। तो आप क्या बोलोगे, सर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। 104 डिग्री, डिग्री नहीं, 104 mmHg दिखाया हुआ है, तो 100 भी मान के चलोगे तो चलेगा। समझ गए? तो 100 पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए लंग्स में। सांस लो, ऐसे ऐसे सांस ले ली तो फिर वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस तो सारी गई है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बता दिया था कि ये पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाइए। इसका मतलब फेवरेबल फैक्टर में सिर्फ ये नहीं बताना है कि 4 हैं, ये भी बताना है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। अगला बताइए PCO2 आपके लंग्स में कैसा होना चाहिए? बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो PCO2 है वो कम होना चाहिए लंग्स में, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज PO2 बहुत तंग करेगी। अगला देखिए H पॉजिटिव आयन कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप पूछोगे सर H पॉजिटिव आयन कहां से आ गए? अरे बता दूंगा यार, रुक जाओ यार, बच्चे की जान लोगे क्या? बता दूंगा, रुक जाओ, CO2 पे आने दो पहले, तब बताऊंगा। इधर देखिए टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। बहुत मत बोलिए, लेकिन कम होना चाहिए। तो कितनी चीजें हैं जो कम होनी चाहिए? तो आपने बोला सर PCO2 कम हो, H पॉजिटिव कम हो, टेम्परेचर भी कम हो, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। तो किसको फेवर करेंगे? क्या बनने के लिए फेवर होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 फेवर होगा। अब आई बात समझ में यहां तक कि नहीं आई? अब इधर आइए। अब ये कह रहा है कि देखो ये दीज आर द अदर फैक्टर भी हैं जो क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब बताओ ये फैक्टर का क्या मतलब था? मैं बता रहा हूं आपको। फैक्टर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि यार किसी की बॉडी में ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा, अस्पताल में आप बैठे हुए हैं, ओपीडी में बैठे हुए हैं, और एक मतलब पूरी नाइट ड्यूटी की है आप लोगों ने, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक पेशेंट और आ गया और वो क्रिटिकली इंजर्ड है, एंड यू आर लाइक ओ गॉड अब क्या करें, कोई और डॉक्टर भी नहीं है। भाई ये नोबेल प्रोफेशन है आपका, नोबेल प्रोफेशन। डॉक्टर्स लोगों को बड़ी इज्जत मिलती है और कई बार उनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, ये भी समझिए आप लोग। लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब होते रहिए और देखिए कि कितना, मतलब कई बार तो ऐसा बोल देते हैं ना कि डॉक्टर ने जान बचाई है करके, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर आपकी भले जान बचाता जरूर है, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि मैं, मतलब है तो सब ईश्वर के हाथ में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पेशेंट है तो एटलीस्ट ये बच जाए। तो वो पेशेंट जब आप ठीक कर देते हो, जब उसको बचा लेते हो बाय गिविंग द CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, या फिर आपने कुछ और दिया उसको, तो उन सारी चीजों से बचा के जब उस पेशेंट को देखते हैं और वो खुश होता है कि हाँ यार मुझे बचा लिया गया, उसके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी, उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके चेहरे पे खुशी, ये चीज आप लोग मिस करेंगे अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो। मैं भी जनरली कभी कभी हॉस्पिटल्स में जाता हूं तो मैं आप ही लोगों की एज, मतलब 25-26 साल के डॉक्टर गले में ऐसे स्टेथोस्कोप डाल के और ऐसे एकदम घूम रहे होते हैं, क्या कि इस पेशेंट को देखेंगे आपको क्या दिक्कत है, उस पेशेंट को देखेंगे, भाई क्या ऑरा होता है यार। मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द पिक्चर, मैं मिरर दिखा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करिए। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने एफर्ट को रिड्यूस मत करना। मैं बता रहा हूं देखो, एफर्ट को अगर तुमने रिड्यूस कर लिया तो इसका मतलब तुमने प्रॉपर तरीके से वो अचीवमेंट को भी थोड़ा कम कर दिया है। आप सोच रहे हो ना कि MBBS नहीं मिलेगा तो कुछ और मिल जाएगा, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो वो मिल जाएगा, तो एफर्ट भी तुमने कम कर दिया। अरे यार एफर्ट कम मत करो, समय है, टाइम है, उम्र है, कोई बात नहीं, एफर्ट थोड़े बढ़ाइए, क्योंकि आसान होता तो सब कर लेते, आसान नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे भी इतना गला आपके सामने दौड़ाना पड़ रहा है, बार बार पानी पी पी के आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, ताकि आप कुछ बन जाएं। सुनिए, तो मुझे लगता है यहां तक आपको मैंने मोटिवेट तो नहीं किया है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द मिरर। एनीवे, चलिए अब इतना बात आपको समझ में आ गई। तो अब बताओ, अगर लंग्स में मैंने देखा पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है, आपने बोला सर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, लंग्स में क्या हुआ पड़ा है, कम। और अगर कम हुआ पड़ा है तो देख बढ़ा क्या है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है CO2 बढ़ गई होगी, और अगर CO2 बढ़ गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना फेवर होगा ही नहीं, और अगर फेवर वो नहीं हुआ तो पेशेंट की जान जा सकती है। उसको कंसंट्रेटेड हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, मास्क, समझिए, ऑक्सीजन का मास्क मुझे उसको देना पड़ जाएगा। तो वो कंसंट्रेटेड क्यों देते, हो सकता है कि सर्दियां रही होंगी, भट्टी चला के बैठ गया होगा कमरे में, अंगीठी चला के बैठ गया होगा कमरे में, और दरवाजा सब तरफ से लॉक कर दिया, वेंटिलेशन के चांसेस नहीं थे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली और लंग्स में जाती रही, और
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बैठ के आपको क्या कर देगी, उसके हीमोग्लोबिन को बिजी कर लेगी या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी और वो भट्टी मार डालेगी आपको। मैं ये सच बता रहा हूं। रात भर में मतलब सो गए, पहले तो बेहोश हो गए, ऐसे करके गिर जाओगे, और गिर गए तो पता नहीं आप उठोगे कि नहीं उठोगे। इसलिए बता रहा हूं, सर्दियों में भट्टी अगर जलाओ तो फिर कमरे के अंदर मत जलाओ, और कमरे के अंदर अगर जला रहे हो तो फिर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। ये बड़े खतरनाक कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब मैं आपको जरा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि इससे आगे अब मुझे नहीं पढ़ाना है, अब रुकते हैं यहीं पर। पहले इतनी बात समझ लीजिए और इतनी बात समझ लीजिए। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब आगे बढ़ाता हूं। देखो मैं आपको बड़े कमाल की चीजें पढ़ा रहा हूं आपको। आइए अब मुझे आपको कुछ डेटा लिखवाना है। पहले आप समझिए बहुत ध्यान से, मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं। डेटा बड़े कमाल का है यहां, देखो ध्यान से देखो। पहले मुझे तो वो डेटा लिख के बताइए जो अभी मैं लिखा, और वो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट हुए होंगे। मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा था, याद आ रहा आपको? मैंने बोला था वन मॉलिक्यूल ऑफ बी, और आपने क्या लिखा था सर? कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब मैंने दो चीजें यहां पर उठाई हैं। पहली बताओ क्या सर? आपने उठाया है यहां भी मॉलिक्यूल और आपने उठाया है यहां भी मॉलिक्यूल। इसका मतलब किसकी बाइंडिंग किसके साथ, और उसकी मैंने यूनिट क्या ली? तो मैंने हीमोग्लोबिन को भी किस में लिया? मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन को भी किस में लिया? मॉलिक्यूल में। यहां ग्राम की बात नहीं हो रही है, यहां ml की बात नहीं हो रही है, किसी चीज की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की बात चल रही है। पहली बात ये आपको समझ में आ गई। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर है या नहीं? एक चीज मुझे और आप समझाइए। मैं आपसे ये बोलूंगा, जरा ये ब्रेन है आपका, मतलब ब्रेन मतलब मैं ये एक बल्ब जला रहा हूं ताकि आप लोग यहां पर थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। इस बत्ती को जलाते हैं, और जब भी मैं ये बत्तियां ऐसे करके जलाऊंगा तो समझ लीजिए कि मैं आपका ब्रेन को टेस्ट कर रहा हूं। ब्रेन को आपके मैं टेस्ट कर रहा हूं। अब क्यों कर रहा हूं टेस्ट? मुझे देखना है कि तुम कितनी बातें मुझे समझा पाओगे और कितनी बातें अपने आप से तुम सीख पाओगे। सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। मैंने आपको एक चीज बोली कि आपके सामने, चलो मैं ये रखता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक हीमोग्लोबिन ये बन गया, क्योंकि 4 चेन होती हैं, ये चारों चेन मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है। कई बार तो आपको यही कंफ्यूजन हो जाता है, आप समझते हो कि हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल है। अरे दादा, 4 मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें 4 चेन है, ये कहा जा रहा है। अब सुन मेरी बात, एक मॉलिक्यूल यहां है। अब बता, मैं एक ये सेम मॉलिक्यूल एक सामने भी बना रहा हूं। देख, मुझे पता है तुम समझ जाओगे, मुझे तुम्हारे दिमाग पे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। समझिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, है ना? क्या इनको हम ऐसे नहीं कर सकते? क्या कॉपी करके नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं। लो, एक ही आ गया, है ना? तो मैं इस वाले को थोड़ा सा दाएं में खिसका दूं, यहां, बढ़िया। इस वाले को मैं थोड़ा सा यहां खिसका दूं, बढ़िया। इस वाले को मैं थोड़ा सा यहां खिसका दूं। इतनी देर में तो मैं नए भी बना देता यार, कमाल है। चलेगा। अब आओ जरा ध्यान से समझना कि 4 मॉलिक्यूल बन गए आपके उसके हीमोग्लोबिन के। बहुत ध्यान से देखना, नजर बची दुर्घटना घटी, वही वाला खेल है। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। टोटल कितने मॉलिक्यूल है माय डियर? 4 मॉलिक्यूल मैंने आपको बना दिए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, इन 4 मॉलिक्यूल के अंदर बीच बीच में बताओ क्या है सर? आयरन प्रेजेंट है। ये देखिए आयरन, आयरन किसके अंदर प्रेजेंट है सर? हीम के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने जल्दी से ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी नोबल क्वेश्चन, जिसमें तुम बहुत ही प्यार से फंस जाते हो। चलो, अब मैं कलर कौन सा रखूं यार? कलर बच नहीं रहा। ऑक्सीजन, रेड कलर रखते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, इसमें एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है ऑक्सीजन का। आप मुझे आराम से बताइए यहां हीमोग्लोबिन कितना % बिजी है? देखो मैंने कितनी कमाल की चीज पूछी है। मैंने पूछा 4 मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का, चेन कितनी है? 4। कितनी चेन पे लगा हुआ है ऑक्सीजन? सर 1 पे लगा हुआ है। तो चारों चेन में से कितनी चेन बिजी हो गई? आपने बोला सर 1 चेन बिजी है। तो टोटल हीमोग्लोबिन कितना % बिजी है? आप समझ गए सर, यहां पर टोटल % 25 आ गई। इसका मतलब यहां पर हीमोग्लोबिन 25% बिजी है। मेरी बात समझ आई? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां पर एक ऑक्सीजन लग गई और सामने भी एक ऑक्सीजन लग गई, तो 2 मॉलिक्यूल बिजी हो गए। तो अब बताइए हीमोग्लोबिन कितना % बिजी है? आपने बोला सर 50% बिजी है। अब मैं पूछूंगा, एक ऑक्सीजन यहां लग गया, एक ऑक्सीजन O2 यहां लग गया, एक O2 यहां लग गया, अब बता कितना % बिजी है? तूने कहा सर 75% बिजी है। और फाइनल चीज अब तू समझ ही गया होगा भाई, ये देख, एक O2, फिर इधर की साइड में देख O2 और इधर की साइड में देख O2। अब ये कितना % बिजी है? तो मुझे लगता है अब मैं ये बोलूंगा कि दिस इज एक्चुअली द 100%
100% बिजी। बात आई समझ में या नहीं? 50% बिजी, 75% बिजी एंड नाउ द 100% बिजी। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक चीज समझिए, हम बिजी वर्ड नहीं बोल सकते। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं भैया, साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। दिमाग नहीं पढ़ना मैं जानता तुम लोगों का, मैं बायो तुम लोगों को, तो हम बिजी नहीं बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे क्या? तो ये 25% मैंने लिखा, तो 25% के आगे अब मुझे क्या लिख के बताना है आपको? दरअसल मुझे ये बताना है कि दरअसल यहाँ पे हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है। देखो सैचुरेटेड का मतलब हुआ बिजी, फिलहाल इतना ही समझ लें। यहाँ पर कितना परसेंट सैचुरेटेड है, जल्दी बोलिए सर। 50% सैचुरेटेड है। यहाँ पर कितना परसेंट है सर? 75% सैचुरेटेड है। और यहाँ कितना है सर? 100% सैचुरेटेड है। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो हीमोग्लोबिन के साथ 4 चेन है और एक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन लग गई 25% बिजी, 2 ऑक्सीजन लग गई 50% बिजी, 3 ऑक्सीजन लग गई 75% बिजी, और अगर 4 चेन लग गई, 4 ऑक्सीजन लग गए तो 100% बिजी। अब आई बात समझ में या नहीं आई? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैंने यहां क्या लिखा है समझो। मेरी रेट ऑफ स्पीच अब तेज हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ध्यान से देखिए, इसने लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। लेकिन मेरी एक बात तो बताओ यार, मुझे एक बात तो बता दो, मुझे ये बताओ, अब मैं मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहा, खत्म करो। अब बात करेंगे ग्राम और ml पर। बहुत ध्यान से समझो, देखो अगर नजर बची घट जाएगी दुर्घटना। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैंने ऊपर लिखवाए हैं आपको मॉलिक्यूल, लेकिन अब मैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि अब मैं ग्राम और ml पे बात करूंगा। लुक बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब अब मैं ये पूछूंगा कि 1 ग्राम ऑफ HB, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड कितनी ml ऑक्सीजन? तो 1 ग्राम ऑफ HB कैन बाइंड कितनी? 1.39 ml ऑफ O2। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर आप लोगों ने ले लिया, एक चीज और समझ लो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपने ले लिया और इस वाली कंडीशन में लिया, इस वाली कंडीशन में। अब बताओ, ये वाले मॉलिक्यूल जो 100% बिजी होंगे उनको तुमने तोल लिया, तोल के कितना ले लिया? 1 ग्राम। और 1 ग्राम के अंदर फिर मैं पूछूंगा ऑक्सीजन कितनी ml है, तो आप बोलोगे सर उसमें आ गई 1.39 ml। लेकिन ध्यान से समझ लेना, 1.39 ml मैक्सिमम बताई है मैंने ये नहीं बोला कि वो 2 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे या 3 ऑक्सीजन के लगे हो ना, मैंने कहा 4 जुड़े हैं। 100% सैचुरेशन है यहां पर। तो 100% सैचुरेशन पर अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितनी ml ऑक्सीजन ले जाएगी? आंसर विल बी 1.39 ml। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर हुआ? अब एक चीज मुझे बताओ, अब मैं आपसे ये पूछूंगा, मुझे एक डेटा और बताइए, फिर 15 ग्राम ऑफ HB, 15 ग्राम ऑफ HB कैन बाइंड कितनी हीमोग्लोबिन, कितनी ऑक्सीजन? अब बताओ। तो 1 ग्राम इतनी ले जाती है, तो 15 ग्राम कितनी लेके जाएगी? अब आप ये मत पूछना कि सर 15 ग्राम कहां से ले आए आप, मैं बताता हूं क्यों बोल रहा हूं, पहले इतना समझाओ। तो 1 ग्राम अगर इतनी ले जाती है तो 15 ग्राम कितनी लेके जाएगी? अरे तुम मैथमेटिक्स जानते हो, आप बोलोगे सर मल्टीपल मारो फटाफट। तो 15 को मल्टीपल करेंगे 1.39 से और रिजल्ट कितना आएगा? अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं आपको, तो अप्रॉक्स का निशान आ गया सर, वो आ जाएगा 20 ml। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 20 ml आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे हाथ में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और वो 100% सैचुरेटेड है, तो वो कितनी हीमोग्लोबिन ले जाएगा? 1 ग्राम पूछा है, तो आपने बोला 1 ग्राम है तो सर लेके जाएगा 1.39, लेकिन अगर 15 ग्राम है तो मल्टीपल करके मैं लिखूंगा 100%। अब बताओ ये 100%, सॉरी 20 ml, तो 20% अगर आप लेके जा रहे हो तो फिर हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितनी है? पहले ये बताओ, आप कौन सा वाला मॉलिक्यूल है जो 20 ml लेके जा रहा है? बताइए मुझे, ये कौन सा? तो आप बोलोगे सर ये वाला। सारे मॉलिक्यूल बिजी करने हैं, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहां पर मैंने बोल दिया 100% क्या आ गया? यहां पर सैचुरेशन आ गया है, जगह नहीं बच रही, लेकिन आप समझ लें दैट विल बी 100% सैचुरेशन। क्लियर है मेरी बात यहां तक या नहीं? अरे समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोल दो। अरे यार चलती वीडियो में भी नीचे बता दिया करो कि हाँ समझ में आ गया है। 2-4 हार्ट रिएक्ट कर दो, मुझे हार्ट जो है आप रिएक्ट करते हो वैसे धड़कते हैं, मुझे बड़े सुंदर लगते हैं सच में। समझ गए? तो वो दीजिए, वो आपका प्यार, वो रेस्पेक्ट मुझे मिलता रहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरी एनर्जी दुगनी हो जाती है कि हाँ आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक चीज और समझिए, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैं 15 ग्राम लाया ही क्यों? समझने की कोशिश करिए, मैं 15 ग्राम लाया ही क्यों? मैं कारण बताऊं। दरअसल हम यहां पर 100 ml ब्लड की बात करेंगे। अब आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछूंगा 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? आंसर विल बी 15 ग्राम। अब समझे? तो 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम। आपकी एनसीईआरटी कितना बोलती है? 12 से 16 ग्राम, लेकिन मैंने रैंडम फिगर कितना उठा लिया? 15 ग्राम। अब मुझे बताइए, जब मैंने 15 ग्राम उठा लिया तो मैं किसकी बात कर रहा था? एक्चुअली मैं 100 ml की बात कर रहा था।
समझ गए? तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 100 ml ब्लड कंटेन 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड कंटेन कितना, कंटेन कितना, तो आप बोलोगे सर 12 से 16 ग्राम HB। और देखो अप्रोक्सीमेट डेटा भी मैं आपको बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट डेटा मतलब लगभग लगभग कितना मान के चलूं, 15 ग्राम मान के चलूं। ये देखिए, अब मुझे बताइए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जा सकती है या बाइंड कर सकती है? आपने बोला सर 20 ml। अब मैं पूछूंगा बता 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है? आंसर आया 20 ml। अब समझा कि मैं क्यों इतनी देर से तुम लोगों के साथ ये तिकड़मबाजी लगा रहा था? समझ गए? अब समझो, अब लास्ट पॉइंट देखो ये आ गया है जो तुमको लिखना है, और ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड कैन बाइंड या कैन कैरी, बाइंड कह दो या कैरी कह दो, तो कितनी ऑक्सीजन? तो आप बोलोगे सर 20 ml O2, और अगर 20 ml O2 जा रही है तो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है? तो आप बोलोगे सर 100% सैचुरेटेड है। उस 15 ग्राम के अंदर हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पर 4 क्या लगी हुई हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन बात अब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं, अब बात जुबान से निकल गई, तीर कमान से निकल गया, अब बात ग्राम पे पहुंच चुकी है। तो इधर ग्राम है तो फिर इधर क्या है? ml है। आई होप इट्स फाइन। तो बताइए अगर यहां पर 20 ml O2 आ गई तो क्या बोलोगे? परसेंटेज सैचुरेशन कितनी हो गई? 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेटेड है। मुझे लगता है ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग दाएं बाएं में कहीं से भी जाके ये चीजें पढ़ लो, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें ये समझा नहीं पाएगा कोई। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसे पढ़ता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो फिर मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसे ईगो नहीं कहते हैं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप भी रखिए, आप भी रखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। अच्छा कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो ऐसे पढ़ूंगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ेगा। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाइए और चुपचाप से बैठ के एक एक चीज को नोट करिए। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दोष मत दिया करिए कि व्हाट्सएप आ गया, फोन आ गया तो ब्लू टिक नहीं आया अभी तक, तो वेट कर रहे हो, अरे कब आएगा, कब देखेगी मैसेज या कब देखेगा मैसेज। मत करिए ये सब डिस्ट्रैक्शन, मतलब एक साइड रखिए। आपका फोकस इंप्रूव नहीं है, मेन बात तो ये आ गई। अपना फोकस इंप्रूव करिए, फिर मैं देखता हूं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करेगा। अब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ गए, उठते ही खाना खाया, खाना खा लिया आपने, और उसके बाद शुरू हो गए आप नहाए, कॉलेज जाओगे, क्लास हो गई, ये सारी चीजें आपकी शुरू हो गई। तो पढ़ाई कब कर रहे थे तुम बेबांगड़ू? कब कर रहे थे? छोड़ दो ये सब अभी फिलहाल के लिए। फिर बाद में कहते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हो ही ना जाए ऐसे सिलेक्शन, 5 साल कर ले तू तैयारी भाई, अगर हो जाए तो बता दियो मुझे, उंगली कटा दूंगा ये वाली लास्ट वाली, पूरी नहीं कटाऊंगा भाई, नहीं होगा। छोड़ दो ये सब, चुपचाप से डिस्ट्रैक्शन को दोष मत दो, मैं बता रहा हूं आपको। फोकस इंप्रूव करो अपना, सब चीजें एकदम। आइए और ध्यान से देखिए कितने कमाल का डेटा मैं निकाल के दे रहा हूं। अपनी ऑफलाइन क्लास छोड़ छोड़ के तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने आया हूं, इसलिए ताकि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन एटलीस्ट वो यहां देख लें। और हाँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं सेम, तो वहां भी देख लेना, मिल जाएंगे आपको। आओ जरा काम की चीज पे चलते हैं। अब यहां तक तुम लोग पहुंच गए, 100% सैचुरेशन यहां पर मिल गया। 100 ml ब्लड कैन बाइंड कैरी द 20 ml of O2, दैट विल बी 100% सैचुरेशन। आई होप इट्स फाइन। अब मुझे यहां से एक दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन बताओ, मार्कर नहीं छूंगा मैं, आपसे पूछूंगा दिमाग लगा के बता दे। अगर मैं तुझसे ये कहूं 100 ml ब्लड है, तूने बोला हाँ सर मान गया, 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन जा रही है, बता हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेशन है? आपने बोला 100%, क्योंकि 100 से ज्यादा वो 20 ml से ज्यादा वो लेके भी नहीं जा सकता, क्योंकि चारों मॉलिक्यूल क्या हुए पड़े? सैचुरेट। फिर मैं एक डेटा और पूछूंगा, चल जल्दी बता। 100 ml ब्लड है, वो लेके जा रहा है ऑक्सीजन 10 ml, चल बता कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है? आपने बोला सर 50%। इसका मतलब ये कंडीशन रही होगी, हीमोग्लोबिन के सारे मॉलिक्यूल 2-2 ऑक्सीजन लेके जा रहे होंगे, तभी तो जानी चाहिए थी एक्चुअल में कितनी, मैक्सिमम 20, 100 ml में जा कितनी रही है? 10, इसका मतलब सर 50% सैचुरेशन है। फिर मैं पूछूंगा चल एक चीज और बता, 5 ml जा रही है, 5 ml, बता कितना परसेंट सैचुरेशन है? तो क्या बोलेगा? फिर बोलोगे सर 25% सैचुरेशन है। चल बता 15 ml जा रही है, बता कितना परसेंट सैचुरेशन है? आप बोलोगे सर 75% सैचुरेशन है। अरे और कितने प्यार से बोलूं भाई, ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया है? आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है आ गया। अब चलो एक चीज समझा रहा हूं,
आइए और जरा एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, देखो बड़ा दिमाग लगेगा इसमें, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बट इट्स वर्थ। आप याद करोगे कि बंदा क्या पढ़ा के गया है आपको, सच बता रहा हूं। नागेंद्र, अरे यार ये तो सुनेगा भी नहीं, हेडफोन डाल रखा है इसने कान में, मेरी बटन दी। पानी पी लें, तुम भी पी लो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक कमाल की चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत कमाल की चीज। मैं ये बोल रहा हूं, जरा एक चीज बताइए, यहां थे आप लोग इस जगह पर, अब बताओ यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना था, PO2 कितना था, बस इतना बताओ। आपने बोला था सर 104, देखो बड़े काम की चीज है अभी ये 104 mmHg, लेकिन जरूरी नहीं है कि 104 ही रखो, आप इसे कितना रख सकते हैं, ये लाइन आ रही है, किसने बना दिया, मैंने बनाई। हाँ तो ये कितनी रख दी आप लोगों ने, 100 mmHg, 100 लगभग 104 है ना, तो 100 भी मान लोगे चलेगा। अब सवाल आता है कि आपके पास जो टिश्यू हैं, चलो मैं टिश्यू इस कलर से बना देता हूं, ये देखिए दीज आर द टिश्यू, ध्यान से देखना मजा आएगा आपको। ये आ गया टिश्यू। अब बताओ इस टिश्यू पर, अब मुझे आप आराम से बताइए, इस टिश्यू लेवल पर आपके पास PO2 कितना है। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बहुत कमाल की चीज पढ़ा रहा हूं, देखो याद करोगे आप लोग। PO2 बताओ कितना है, आपने बोला सर 40 mmHg। तो अब बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां फेवर होगा, तो आपने बोला सर यहां फेवर होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां बनना चाहिए और यहां आके डिसएसोसिएट होना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे, सुनना मेरी बात। आप एक काम करिए, यहां से एक ब्लड वेसल बनाइए, ऐसे करके बना ली ब्लड वेसल, ये आ गई। अब इस ब्लड वेसल के अंदर ये क्या चीज है बताओ जल्दी, ये आरबीसी है, हो गया। अब बताइए ये जो ब्लड इधर से आ रहा है, पहली बात तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये ब्लड मूव कैसे कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है तो इधर से आ रहा है, और जब ये इधर से आ रहा है तो इस वक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आया समझ में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला। अब बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इधर PO2 उतना ही होगा जितना टिश्यू में, मतलब 40, समझ गए। चलो अब समझाओ मुझे जल्दी से कि ऑक्सीजन का मूवमेंट किधर से किधर आसान है। आप बोलोगे सर यहां 104 बोल रहे हो आप, ब्लड में है 40, तो इधर से इधर को उतरनी चाहिए, हाँ बिल्कुल उतरनी चाहिए। तभी मैंने आपसे क्या बोला था, अभी बोल रहा था ना कि देखो इधर की तरफ में पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज्यादा, किसका, ऑक्सीजन का। इधर पार्शियल प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में कैसा हो गया, कम, और पार्शियल प्रेशर कम, एक तरफ पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो गैस हाई से लो को मूव करेगी, ये बात आपको पता है। चलिए अंदर कौन है भैया, अरे बोलो यार अंदर कौन है, आप कहोगे सर HB है, समझ गए। अब मैं आपसे बोलूंगा चलो उतारते हैं ऑक्सीजन को, तो ये देखो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर उतरने लगी और ये आ गई अंदर। अब देखो ये प्लस हो गई, जब ये प्लस हो गई तो एक्चुअल में क्या क्या बन जाएगा बताओ जल्दी, तो आप बोलोगे सर HbO2 बन गया या नहीं बना, बताओ ये क्या चीज है, तो आपने बोला सर ये, अब मैंने लिख तो दिया यार, अब क्या करूं इसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बताओ ये ब्लड कौन सा हो गया, समझाओ जल्दी, तो आप बोलोगे सर ये ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड है, क्लियर है। अब इधर बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां पार्शियल प्रेशर O2 कितना है, देखो 40, लेकिन अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया है, लगभग 95 mmHg, ये आ गया। अब आप मुझसे ये पूछेंगे क्या हुआ अर्पित, बता दो कुछ नहीं, ठीक। तो ये आ गया 95 mmHg। अब मुझे आप समझाइए बड़े आराम से, अगर यहां पर मैंने 95 mm ले लिया तो मैंने ये क्यों लिया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी बता रही है आपको। ये देखो काहे परेशान हो रहे हो, ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये देखो क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि ये लिखा हुआ PO2 देखो कितना 95, ये कितना है देखो 104, ये लिखा है 104, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वियोलाई में कितना था 104, लेकिन जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया तो कितना आ गया 95 आ गया। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ डेटा ऐसा दे रहा हूं तुम लोगों को, कहानी बिल्कुल सेम है। चलो वापस वहीं पहुंचते हैं, ध्यान से चलिए, यहां तक पहुंचा चुका था मैं आप लोगों को, तो यहां आ गए आप लोग, अब 95 mm आ गया। अब सोचो, अब मुझे बताइए यहां पार्शियल प्रेशर कितना है, ध्यान से समझाओ पार्शियल प्रेशर कितना है, आप बोलोगे सर 95, यहां है 104, रैंडम कितना मान के चले 100, सुनते रहना बहुत आराम से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है 95, या लगभग कितना मान लोगे 100 mmHg मान लो। अब बताओ मुझे 100 mmHg पर कितनी हीमोग्लोबिन में
कितनी ऑक्सीजन बैठ गई होगी। दोबारा सुन लो, दिमाग में एकदम से ये डेटा बैठता नहीं है, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 100 के पार्शियल प्रेशर पर कितने हीमोग्लोबिन में, या हीमोग्लोबिन छोड़ दो, कितने ml ब्लड में कितनी O2 बैठ गई है। समझो मेरी बात। तो मैंने बोला सर अगर 100 mmHg आप कह रहे हैं, अगर आप 100 mmHg कह रहे हैं, ये देखो ये आ गया 100 mmHg पर, तो आप बोलोगे 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड कैरिंग, ये कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये क्वेश्चन अलग से बता रहा हूं मैं। तो आपने बोला सर कैरिंग 20 ml ऑफ O2। बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात। 100 का पार्शियल प्रेशर मुझे चाहिए, 100 से कम नहीं। तो 100 के पार्शियल प्रेशर पर, और वो भी मैं लगभग में बोला हूं, 104 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, बीच में अटका लो कहीं ना कहीं। तो समझाइए लंग्स लेवल पर 100 के पार्शियल प्रेशर पर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन जा रही है। आप कहोगे सर 20 ml। जरा मुझे बताइए इस लोकेशन पर परसेंटेज सैचुरेशन क्या है, बताइए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB बता दो बस मुझे। अगर तुमने ये बता दिया कि सर 20 ml जा रही है, ये देखो 20 ml जा रही है, तो मैं बता दूंगा कि परसेंटेज सैचुरेशन क्या है, यानी हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है। अगर तुमने ये बता दिया अपने मन में, देखो मैं आपकी रिप्लाई नहीं सुन सकता, लेकिन अगर आपने अपने मन में बोल दिया कि 100% सैचुरेशन है, तो इसका मतलब तुम मेरी बात को समझ पाए हो इतनी देर से। तो मैं समझ सकता हूं तुमसे उम्मीद है मुझे, तुमसे उम्मीद है मुझे कि हाँ तुम कुछ अच्छा करोगे। समझ लो, तो मैं रिपीट कर रहा हूं डेटा, और ये मेरे रिपीट करने की आदत से इरिटेट मत हो जाना आप लोग, थोड़ा सा समय दीजिए और ध्यान से देखिए। तो 100 का पार्शियल प्रेशर है, 100 के पार्शियल प्रेशर पर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन अगर जा रही है, तो परसेंटेज सैचुरेशन 100 है। क्लियर हो गई मेरी बात, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, अब मैं ये बोल रहा हूं ये ब्लड अब ऐसे करके यहां आया। अब जब ये ब्लड यहां आया तो फिर से एक ब्लड वेसल बना लेते हैं, यहां पर ऐसे करके समझ लो ये आपकी ब्लड वेसल आ गई, ऐसे समझ लो, और इस ब्लड वेसल के अंदर वो लोड होके आया। अब समझाओ कितना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, 20 ml लोड होके आ रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, 20 ml लोड होके आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको यहां पर एक नोट पॉइंट दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। एक नोट पॉइंट है, और वो नोट पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी ने ये बोला है, या मैं बोल देता हूं कि 100 ml ब्लड टोटल कितनी ऑक्सीजन लेके चलता है, पहले ये बताओ। आपने बोला सर 20 ml, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो टिश्यू को कितनी देता है ये बता दो आप। तो उसका आंसर है 5 ml। तो बहुत ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ब्लड कैन, अब कैरी नहीं बोल रहा हूं, डिलीवर बोल रहा हूं। कैरी कितना 20, लेकिन टिश्यू को कितना फेंक देगा 5, ये कह रहा हूं मैं। तो देखो 100 ml ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2, और किसे, टू टिश्यू। समझो मेरी बात। 100 ml ब्लड लेके कितनी जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 20, टिश्यू को कितनी छोड़ेगा 5, और अगर वो 5 छोड़ दिया, इसका मतलब यहां जो 100 ml ब्लड था, 100 ml ब्लड था, कितनी ml थी 20 ml। अब बताओ इस 20 ml से टिश्यू को कितनी पकड़ा दी। आपने बोला सर ये देखिए 5 ml, ये आ गई 5 ml। अब बताओ जो ब्लड इधर को चल पड़ा, वो ब्लड अब इधर को कौन सा है, ये देखो डीऑक्सीजनेटेड है। समझ आ रही बात। अब इधर बताइए, इधर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से देखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताओ 100 ml ब्लड इज कैरिंग, बताओ कितना लेके जा रहा है, कैरिंग ओनली 15 ml ऑफ O2। तो चलो जल्दी से बताओ अब इस वक्त हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कितनी रह गई, जरा जल्दी समझाइए। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB, अब बताओ कितनी रह गई। आंसर विल बी 75%। मुझे आप बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। भाई साहब इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता, मैं सच कह रहा हूं आपसे। आप कहोगे सर और बेहतर करिए ना, ये लिमिट है भाई, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही बेहतर कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा मुझसे होगा भी नहीं। तो समझो मेरी बात। तो अब दोबारा समझ पाए। अब आप मुझसे कहोगे सर ये नोट पॉइंट अपनी मर्जी से लिखवा दिया क्या। ना दादा, अपनी मर्जी से ना लिखवाया है, ले देख ले भाई, तू खुश रह। ये देख, ये क्या लिखा है, कहां दिखाऊं यार इसे मैं, एक तो मुझे दिखाना नहीं आ रहा, कहां दिखाऊं, यहां दिखाऊंगा। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के इधर देखो, एवरी 100 ml ऑफ
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। पहले मैंने आपको ये लाइन दिखा दी, लेकिन तुम्हारे बस की यदि है नहीं कि तुम इसे समझ पाओगे, तो पहले इस बात को पूरी ध्यान से समझ लीजिए क्या बोला गया है। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परसेंटेज सैचुरेशन 100 है, तो कितना ml ऑक्सीजन जा रहा है सर? 20 ml। फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टिश्यू को कितना फेंक दिया? 5 ml। तो फिर इधर को कितना बच गया? 15 ml। तो 15 ml बच गया। तो पहले मुझे ये तो बता दे, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? PO2 बता दे कितना होता है? 40 ही तो होता है। मैं कई बार लिख चुका हूं, देख ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है। इधर की साइड वाला सब जगह PO2 कितना? 40। तो अब मुझे दो बातें बता भाई। पहले ये बता, 100 के पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड? बता जल्दी। 100 के पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेशन? तूने बोला सर 100%, ये लिखा आपने, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कितना देखो 100, तो 100 के पार्शियल प्रेशर पर 100 ml ब्लड में परसेंटेज सैचुरेशन 100%। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर 40 रह जाए, अगर पार्शियल प्रेशर 40 रह जाए, तो फिर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कितनी रह गई? तूने बोला है 75 ml, ओ सॉरी 75%। कितने पार्शियल प्रेशर पे? 40। तो अब दोबारा सुन ले, 100 पे कितनी? 100 के पार्शियल प्रेशर पे कितनी? 100% सैचुरेशन। 40 के पार्शियल प्रेशर पे कितनी? 75%। दोबारा सुन, 100 के पार्शियल प्रेशर पे कितनी? 100% सैचुरेशन। 40 के पार्शियल प्रेशर पे कितनी? 75% सैचुरेशन। समझ आया बात या नहीं आया? अब रुक, एक लाइन देख, एक लाइन देख, ध्यान दे, एक लाइन देख, ये ग्राफ देख जरा। इस ग्राफ पे बता पार्शियल प्रेशर कितना ले? ये देख क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में दिया गया है। तो जरा बता 100 ml पे पार्शियल प्रेशर अगर है तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन कितना? तूने बोला सर 100। देख 100 इधर लिखा हुआ, ये बता क्या लिखा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो बता अगर पार्शियल प्रेशर 100 ले लिया जाए, कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देख, पार्शियल प्रेशर कितना ले लिया जाए? 100 ले लिया जाए। तो सर एक लाइन खींच लो आप, 100 के पार्शियल प्रेशर से उठाते चले जाइए यहां ये, और परसेंटेज सैचुरेशन कितनी आती है? 100 आती है। तो इस लाइन को खींच, और जब तू इस लाइन को ऐसे करके खींच के चलेगा, जब तू इस लाइन को ऐसे करके खींच के चलेगा, तो ये एक पॉइंट से होके गुजरेगी, और ये तेरा ग्राफ जो है उसी पॉइंट से होके गुजरा। तो मुझे बता, ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है ये ऐसे चला, ध्यान से देख, ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और यहां आकर के रुक गया। तो सवाल ये आया कि ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है? अब बता भाई, दिमाग लगा ले, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है? बता। तो तूने बोला सर ये वाला पॉइंट, इधर को चलो, तो कह रहे हो आप सर 100% सैचुरेशन। नीचे को चलो तो सर 100 के पार्शियल प्रेशर पर, वही बात आ गई देख, 100 के पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ में 100% होता है। ये बात मोटी मोटे तौर पे दिमाग में बैठा लो अपने। क्लियर हो गई? हो गई? दूसरा डेटा समझ, बहुत ध्यान से दूसरा डेटा समझ। अब बता 40 के पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है? कर आंसर जल्दी। 40 के पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है? इधर वाली बात कर रहा हूं मैं, समझ गया? 75%। रुक और ध्यान से देख, 40 का पार्शियल प्रेशर यहां है, कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देख, 40 का पार्शियल प्रेशर ये है, सर आप इसे ऊपर लेके जाइए, सर आप इसे ऊपर लेके जाइए, ऐसे गुजार दीजिए, फिर आप 75 देखिए कहां लिखा हुआ है, समझाऊं कहां है? देख, ये कितना है? 60, ये कितना है? 70, ये कितना है? 80। 80 के और 70 के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? 75 होगा। तो देख, मैंने बीच में से एक लाइन ऐसे करके लेके चला, और जब मैं ये लेके चला तो ये पॉइंट मुझे यहां कट करता हुआ दिख रहा है, समझ आ गई? तो ये रेड ग्राफ ने यहां पर क्या शो किया? चल समझा दे भाई। रेड ग्राफ जो यहां से होके गुजरा है उसने क्या शो किया? तो आप बोलोगे सर रेड ग्राफ ने क्या शो किया, बताएं। रेड ग्राफ ने ये शो किया कि इधर को जाके देख ले परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है? 75, और नीचे को जाके देख ले पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ताली बजा दे एक बार। अच्छा, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या मैं फालतू इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं अपना? यार तुम लोग एक तो पता नहीं करते क्या हो, समझे ही नहीं आता है मुझे। हाँ जल्दी समझाओ पहले मुझे, कहानियां क्या हैं, चल क्या रही है, वो समझ में आ रहा है? तो 100 के पार्शियल प्रेशर पर परसेंटेज सैचुरेशन देखो कितनी है सर? 100%। पार्शियल प्रेशर 100 है, और 40 के पार्शियल प्रेशर पर परसेंटेज सैचुरेशन 75 है। इस बात का मतलब समझ में आया या नहीं आया? पहले इतना बता दो आप, ताकि फिर मैं आगे की बात कर पाऊं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसका मतलब इस ग्राफ ने तुम्हें ऑलरेडी ये चीज बता रखी है कि ध्यान से समझ ले, 100 के पार्शियल प्रेशर पर 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेशन होता है, इसीलिए वो 20 ml लेके जाता है। टिश्यू पे जब पहुंचेगा तो 5 ml फेंक देगा, इसीलिए इधर को कितना बचा? 15 ml बचा, और 15 ml में पार्शियल प्रेशर कितना है? इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप बोलोगे सर 40 का पार्शियल प्रेशर है, और अगर 40 का पार्शियल प्रेशर है तो फिर सीधी सी बात है कि वहां पर परसेंटेज सैचुरेशन मुझे 75 दिख रही है, और
दिख भी रही है, दिखा भी पाया और मैं ग्राफ से भी बता पाया आपको। क्लियर हो गई मेरी बात? मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको अब और कुछ नहीं चाहिए कि ये ऑक्सीजन मैंने कैसे आपके सामने मैंने आपको बता दी है। आई होप इट्स फाइन। अब ध्यान से देखना, मैं फाइनल रिवाइज करा दे रहा हूं इसको, देखो ध्यान से, रिवाइज नहीं कहानी बता देता हूं। अब बताइए 15 ml इधर आई, अब यही ब्लड जब इधर को जाएगा तो फिर 5 ml ऑक्सीजन फिर बैठ जाएगी, और 5 ml फिर से बैठ गई तो फिर से 20 बन जाएगा, फिर 20 इधर को चल के आएगा ml, फिर 5 इधर गिर जाएगा, फिर इधर 15 बचा, फिर ये 15 इधर आएगा, 5 ml फिर चढ़ जाएगी, फिर आएगी नीचे की तरफ, फिर 5 इधर गिरा देगी। तो यहां 5 गिरा रही है, यहां 5 लोड कर रही है, यहां 5 गिरा रही है, यहां 5 लोड कर रही है, यहां 100% सैचुरेशन, यहां 75% सैचुरेशन, यहां 100% सैचुरेशन, इधर 75% सैचुरेशन। और ध्यान से देख लीजिए, 5 ml लोड करो, 5 ml गिरा दो, 5 ml लोड करो, 5 ml गिरा दो। कुछ समझ आया बात आपको या नहीं आया है? इतनी बात आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। 1 घंटे के लेक्चर में भाई समा बांध दिया है मैंने, ये मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं यहां पर, समझ गए? शुक्र है, धन्य है वो मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया ताकि मैं इस धरती पे पधारा और आप लोगों को इस चीज में प्रॉपर तरीके से समझा पाया। मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं बेहतर कुछ नहीं कर सकता। तो समझ आ गई बात आप लोगों को या नहीं आई? अब समझते रहना ध्यान से, ये पूरा डेटा मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑक्सीजन ऐसे जाती है, ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन अभी CO2 का ट्रांसपोर्ट रह गया है। आधी से ज्यादा चीजें तो CO2 के ट्रांसपोर्ट में समझेंगे आप, और वो भी बड़ा कमाल का डेटा है। मुझे लगता है ऑक्सीजन की कहानियां खत्म, अब CO2 पे चलेंगे इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।